हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैंसर। ठीक है, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, सब जानते हैं। कहते हैं कैंसर इज ए हाईली डेडली डिजीज, राइट। अब हमारे भारत में अराउंड अबाउट 1 मिलियन पीपल्स पर ईयर कैंसर से डेथ होता है, राइट है ना, डेथ होते हैं। अब कहते हैं ये जो कैंसर है वो है क्या? कैंसर के लिए रिस्पांसिबल क्या चीज होता है? हमारे बॉडी में एक जीन होता है, उस जीन को क्या बोलते हैं हम? कार्सिनोजिन कहते हैं। मतलब कार्सिनोजिन वो जीन है हमारे बॉडी में, हर एक सेल में रहता है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आ गया, हर एक सेल में है। और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो फिर क्या होगा? कैंसर हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जीन हर सेल में है और ये क्या है? डोरमेंट कंडीशन में सोया हुआ है, जिसको हम कार्सिनोजिन कहते हैं। तो कार्सिनोजिन के कारण अगर कैंसर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? उस स्टडी को क्या बोलेंगे? ओंकोलॉजी, जो कि ओंकोजीन या कार्सिनोजिन कहते हैं, है ना। अब देखिए कार्सिनोजिन रिस्पांसिबल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रिस्पांसिबल जीन। अब देखिए कहता है क्या कि जैसे कैंसर अगर हो रहा है तो एक नॉर्मल सेल हमारे बॉडी का और एक कैंसर के सेल क्या डिफरेंस होगा? उसको डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए कहता है क्या है कि जब हमारा एक नॉर्मल सेल होता है बॉडी का, जनरली इसका जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? एक कंट्रोल्ड वे में होता है। ठीक है, ये कंट्रोल्ड वे में होता है, अनकंट्रोल्ड नहीं होता। दूसरा क्या है? अब देखिए कंट्रोल्ड वे में है, मैंने बोला है, देखिए लिखा है पहले कि क्या है, डिवाइड करता है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। दूसरा हमने कहा कि नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उसका एक डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आरबीसी 120 डेज यानी 120 दिन तक जिंदा रहता है ना। डब्ल्यूबीसी 3 से 4 दिन। कहने का मतलब हर एक सेल का क्या है? एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, जबकि कैंसर सेल के ऐसे नहीं होते, कोई लाइफ स्पैन नहीं होता, राइट। अब दूसरा क्या कहता है कि नॉर्मल सेल जो होता है वो डिफरेंशिएशन परफॉर्म करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? एक डिवाइडिंग सेल लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन की कैपेसिटी को जो लॉस कर देता है, यानी कि डिविजनल कैपेसिटी खत्म हो जाए, परमानेंट में बदल देता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो एक जनरल सेल जो होता है वो डिफरेंशिएशन शो करता है, जबकि कैंसर सेल ऐसा नहीं करता। दूसरी बात करें कि नॉर्मल सेल क्या होता है ना, कि हमारा एक स्पेशल प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। ये नया शब्द है ना, एक नया वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया कोई एक सेल ये है, मान लिया इसके बगल में दूसरा सेल है, तो ये सेल क्या करेगा? परमानेंट सेल है। अगर ये दूसरा सेल डिवाइड करना भी चाहेगा तो इसको क्या करेगा? रोक देगा। मतलब ये डिवाइड नहीं करेगा, मतलब वो भी क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, मतलब उसमें हर सेल डिवीजन करता चला जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये हमारा होता है कैंसर सेल। मतलब नॉर्मल सेल जो कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट हमारा कैंसर सेल करता है। नो डिफरेंशिएशन, नो कांटेक्ट इनहिबिशन, नो लाइफ स्पैन, है ना, नो डिफरेंशिएशन, कुछ भी नहीं होता है। अब आइए देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मान लिया कैंसर की बात करें, देखो अगर कैंसर सेल है, अगर ये डिवाइड कर रहा है अनकंट्रोल्ड वे में, तो नो डाउट अगर अनकंट्रोल्ड वे में कर रहा है तो क्या बनाएगा? एक मास ऑफ सेल्स। सेल का क्या बनाएगा? एक मास बना लेगा, और वो मास ऑफ सेल्स होगा वो क्या कहलाएगा? ट्यूमर कहलाएगा, है ना। तो ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए ट्यूमर भी क्या होता है? ट्यूमर भी दो तरह के, एक को कहते हैं बेनाइन ट्यूमर और दूसरे को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। व्हाट इज बेनाइन ट्यूमर? कहता है कि वो ट्यूमर जो रिपीटेड डिवीजन से बना, लेकिन उसके सेल अपने पैरेंटल टिश्यूज को छोड़ता नहीं है। मतलब जो जहां पे बन गया, बॉडी के जिस पार्ट में हमारा ट्यूमर बना है, वो सेल सभी उसी जगह पे रहेगा, कभी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसलोकेट नहीं करता। तो उस टाइप के ट्यूमर को क्या बोलते हैं? बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। और ये बेनाइन ट्यूमर फैटल नहीं होता है, इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि हो सकता है फर्दर फ्यूचर में हो सकता है कि ये मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस ट्यूमर में बदल जाए, ये हो सकता है। दूसरा हमारा क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर व्हिच इज फैटल फॉर इंडिविजुअल। मतलब ये जो ट्यूमर है वो फैटल होता है। मतलब अगर ये ट्यूमर बन गया तो हो सकता है कि इंसानों के जीवों में क्या हो जाए? जान चली जाए। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर किसको कहेंगे? वो ट्यूमर जिसके सेल्स अपने पैरेंटल टिश्यूज को क्या करें? छोड़ दे, मतलब वहां से ट्रांसलोकेट होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाए? चला जाए। अब देखिए डिफरेंट पार्ट्स में चला जाए तो ले जाने वाला क्या होगा? आइदर ब्लड होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा? लिम्फ होगा। तो ब्लड और लिम्फ के थ्रू इसके सेल्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगे।
अब अगर डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगे ये सेल क्या करेगा, फिर से वहां पर रिपीटेड डिवीजन करेगा। मतलब जहां पे चला के जैसे हार्ट है, लंग्स है, अगर ये सेल किसी भी पार्ट्स में हुआ होगा ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसके सेल अगर गया मान लो हार्ट में या लंग्स में चला जाए तो फिर वहां पर भी क्या करेगा, ट्यूमर ही बनाएगा, क्योंकि इसका नेचर ऐसा है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड, इसका रोक सकते नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि ये जो हमारा जनरल बॉडी सेल्स जो है, नॉर्मल सेल्स, उसके साथ ये कंपटीशन परफॉर्म कर देगा। किसके लिए, तो न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेज के लिए, है ना। तो देखिए हमने कहा है क्या लिखा, देखिए कैंसर सेल्स परफॉर्म कंपटीशन विद नॉर्मल सेल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेज, है ना, एंड किल्स द नॉर्मल सेल्स। अगर ये एक कैंसर सेल नॉर्मल सेल के साथ कंपटीशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि कैंसर के सेल हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव, ज्यादा तेज से ज्यादा फास्ट डिवीजन परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट ये एनर्जी क्या करेगा, ज्यादा लेगा। तो अगर ऐसे में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो क्या करेगा, पूरी नॉर्मल सेल का न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, ये ले लेगा। अगर ये लेता है तो कहीं न कहीं हमारा नॉर्मल सेल क्या होगा, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, उसका क्या होगा, डेथ होगा। मतलब कैंसर सेल जिसका अपना कोई लाइफ स्पैन है, कब मर जाए इसका कुछ है नहीं, तो वो भी खत्म, और दूसरा जो नॉर्मल सेल उसकी एनर्जी ले लेगा वो भी सेल खत्म। मतलब हमारे बॉडी में क्या होगा, पूरे के पूरा सेल हमारा क्या होगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, उसका सेल का क्या होगा, डेथ होना शुरू होगा, राइट। अब देखिए कहता है कि कॉजेटिव एजेंट्स। अब आइए बात करते हैं कि आखिर कैंसर होता है कैसे, किसके कारण होता है ना, किसके कारण होता है। तो जो कैंसर कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन। मतलब क्या हो गया, कार्सिनो मींस कैंसर, जेन मींस जनरेटिव, कैंसर जनरेटिव फैक्टर्स कॉल्ड कार्सिनोजेन। तो अब देखिए ये हम कह रहे हैं कार्सिनोजेन की तरह हो सकते हैं, मतलब कौन सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कैंसर हमारे बॉडी में कर सकता है, ये ट्यूमर बना सकता है। तो पहला हमारा होता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या होता है, जैसे हमारा रेडिएशन, लाइक एक्स-रे, लाइक गामा रेस, और एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन दैट इज अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस में आप लोग पढ़े हैं बचपन से भी, हम लोग जानते हैं कि सनलाइट से जो निकलता है, अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो यूवी रेस क्या होगा, हमारे बॉडी पर पड़ेगा और स्किन कैंसर कॉज कर देगा, होता है ना। तो ये हमारा जो फिजिकल फैक्टर है, कभी-कभी टेंपरेचर भी होता है, कभी-कभी फ्रिक्शन भी होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या होता है, कैंसर कॉज करता है। आइए दूसरी बात करते हैं केमिकल्स का। अब देखिए केमिकल्स में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे कार्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, जिनको जैसे हमारा कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, और जितने भी नाइट्रोजन और सल्फर के जो कंपाउंड होते हैं, मतलब N2O, NO2, SO2, H2O, जो भी है सल्फर, ये सभी को कार्सिनोजेन बोला जाता है, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। मतलब ये वो केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा भी वायरस है दैट इज कॉल्ड ओंकोवायरस। इस ओंकोवायरस में क्या होता है कि कैंसर के जीन होते हैं, यानी कार्सिनोजेन होते हैं, अगर ये हमारे बॉडी में आ गया, इन्फेक्शन हो गया तो हमें कैंसर कर देगा। मतलब हमारी बॉडी का जो जीन है कार्सिनोजेन वो भी क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब इस वायरस के इन्फेक्शन से हमारे बॉडी में क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गया। अब आइए बात करते हैं कि कैंसर का इन्वेस्टिगेशन। हम लोग कैंसर को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हमारी बॉडी में कैंसर हो गया। अब देखिए सबसे पहला क्या रहता है, बायोप्सी टेस्ट। कैंसर के लिए मोस्ट सुटेबल जो होता है वो बायोप्सी टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोपैथोजेनिक टेस्ट, ठीक है। हिस्टो मतलब टिश्यू, हां, तो हिस्टोपैथोजेनिक टेस्ट। अब यहां पे हम करते क्या है कि जो इन्फेक्टेड ट्यूमर्स का इन्फेक्टेड टिश्यूज को हम लोग ले लेते हैं और फिर उसके लैबोरेटरी में चेक करते हैं कि क्या उसमें कार्सिनोजेनिक है या नहीं, मतलब उसके सेल का जो जीन है, यानी कि जो कार्सिनोजेन जिसको कहते हैं वो एक्टिवेटेड है। तो वहां से हम लोग पता करते हैं कि क्या है, कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर है या नहीं। दूसरा हमारा आता है हेमेटोलॉजी, मींस ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम बनाने वाला वो क्या है, WBC। अब WBC का नॉर्मल हमारे बॉडी में जिसको टोटल काउंट बोला जाता है वो क्या होता है, 4000 टू 8000 पर 100 ml ब्लड या पर mm यानी क्यूबिक mm। तो पर क्यूबिक एमएम हमारा क्या है, 4000 टू 8000, ये हमारा नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन अगर यहां से बढ़ते हुए अगर 30000 टू 40000 के पास चला जाए, ये इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में कैंसर है। लेकिन अगर यही वैल्यू चला जाए 30000 टू 40000, मतलब WBC का जो वैल्यू है, यानी कि संख्या है, नंबर है, वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाए 30000 से लेकर 40000, ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड कैंसर।
ठीक है, मतलब हम इन तरीकों से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारे बॉडी में कैंसर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कैंसर कितने तरह के होते हैं। आइए इसकी बात करें। तो कैंसर, अब देखिए इसको हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। पहला होता है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या है? वो कैंसर जो एपिथेलियल टिश्यूज में हुआ या एपिथेलियल डेरिवेटिव्स, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए स्ट्रक्चर में, जैसे स्किन कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, जैसे लंग्स कैंसर, जैसे सर्वाइकल कैंसर, है ना, ये सब सारे जो कैंसर है उसको क्या बोलेंगे? कार्सिनोमास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेकंड क्या होता है? सार्कोमा। सार्कोमा मतलब क्या होता है? वो कैंसर जो हमारे मेसोडर्मल ऑरिजिन में, मतलब वो सारे ऑर्गन जो मेसोडर्मल है, मेसोडर्म से बना है, उसमें अगर कैंसर होगा दैट इज कॉल्ड सार्कोमा। जैसे बोन कैंसर, जैसे कार्टिलेज कैंसर, जैसे नी कैंसर, लिगामेंट्स में कैंसर, ये सभी क्या कहलाएंगे? सार्कोमा कहेंगे। और तीसरा एक हमारा क्या है? ल्यूकेमिया, दैट इज कॉल्ड ब्लड कैंसर। ठीक है, ये हमारा ब्लड कैंसर कहलाता है। अब आइए, अब कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, पहला होता है, इसको देखिए, पहला है सर्जरी। जो भी कैंसरस ट्यूमर है, तो सबसे पहले तो सिंपली हम लोग यही करते हैं कि जो इन्फेक्टेड पार्ट है, इन्फेक्टेड ट्यूमर है, उसको क्या करेंगे? सर्जिकली हम रिमूव डाउन कर देंगे, उसको बॉडी से बाहर कर देंगे। ये कॉमन है। लेकिन दूसरा हमारा क्या है? रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी मतलब यूज ऑफ रेडिएशन, मींस ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है? ये ऐसे रेडिएशन है जो नॉर्मल सेल को तो मारेगा, उसके साथ साथ कार्सिनोजेनिक सेल को भी किल कर देगा। तो सावधानी बरतनी पड़ती है इसमें, है ना। सबसे पहले हम लोग सावधानी से क्या करते हैं कि जो हमारे कैंसर के टिश्यूज हैं, ट्यूमर है, पहले उसी पर क्या करते हैं? रेडिएशन देते हैं। वो डेड हो गया, उसको डेड करने के बाद क्या है? थोड़ी बहुत नॉर्मल सेल को भी डेड करना पड़ता है, ताकि हमारा सारा का सारा जो कार्सिनोजेनिक सेल्स है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो ये हमारा रेडियोथेरेपी है। और रेडियोथेरेपी में क्या है? जनरली हम लोग यूज करते हैं कोबाल्ट का रेडिएशन, नहीं तो I-131 का रेडिएशन। ठीक है, तीसरा हमारा प्रोसेस है कीमोथेरेपी। इसमें केमिकल के थ्रू हम कार्सिनोजेन्स यानी कार्सिनोजेनिक सेल को क्या करते हैं? किल करते हैं। जैसे इसका सीधा सा एक एग्जांपल है विनप्लास्टिन। विनप्लास्टिन एक केमिकल है जो कार्सिनोजेन यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। लेकिन इसमें एक इसका साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है? अगर हम इसको करते हैं तो साइड इफेक्ट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हेयर लॉस। अगर कीमोथेरेपी करते हैं, देखिए जैसे हमारे देश में युवराज सिंह था, कैंसर हुआ था, आया था, देखते बाल नहीं था। आपके मूवी देखते होंगे तो हीरोइन सोनाली बेंद्रे, चाहे हमारा मनीषा कोइराला थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कीमोथेरेपी के बाद हेयर लॉस हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं। दूसरा क्या होगा? एनीमिया, मींस ब्लड की कमी होगी। तो बॉडी जो भी कीमोथेरेपी करवाता है, इसके साइड इफेक्ट ये है, मतलब हेयर लॉस और एनीमिया। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मतलब क्या हो गया? इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। मतलब ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम अपने बॉडी को, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं अगेंस्ट कैंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो कैंसर सेल हैं, जो कैंसर के जीन हैं, उसके अगेंस्ट अगर हम लोग एंटीबॉडी बना लें और उसको बॉडी में दे दें, तो कहीं कहीं वो कैंसर वाले जीन को क्या करेगा? सप्रेस कर देगा, उसकी एक्टिविटी को रोक देगा, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारा इम्यूनोथेरेपी। और इसमें जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम बॉडी में डालते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि जो कैंसर के सेल जीन होते हैं हमारे बॉडी में, सेल में, उसको ये एक्टिवेट होने ही नहीं, तो हमारा कैंसर क्या होगा? स्टॉप कर जाएगा। अगर मान लिया इन्फेक्शन हुआ भी, बढ़ भी रहा होगा, लेकिन अगर वो दे देंगे तो आगे का जो भी कार्सिनोजेन है जीन, वो जीन क्या होगा? स्टॉप कर जाएगा, अपना ग्रोथ रोक देगा, उसका अपना फंक्शन रोक देगा। तो हमारा बॉडी क्या होगा? इंटरनली रुक जाएगा, उसके लिए दूसरा ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। और ऐसे भी अगर ट्यूमर हुआ, वो जनरली हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं, इसलिए कि देखिए हमने लिखा है, एक मार्क करके लिखा है कि कैंसर के जो सेल होते हैं, ये हमारा इम्यून सिस्टम इसको रीड नहीं करता। मतलब इम्यून सिस्टम कभी भी कैंसर सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो बड़ा मुश्किल है, जब होगा ही नहीं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा कैसे? नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इम्यूनोथेरेपी को बेस्ट मानते हैं, क्योंकि इसके कारण हमारा सेल्स, वो जो कैंसर जीन है, उसको ही एक्टिवेट होने नहीं देगा। तो हमारे बॉडी में कैंसर के चांसेस क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे और आगे बढ़ेगा भी नहीं, है ना। तो दिस इज द ऑल अबाउट कैंसर। हम समझते हैं बहुत कम टाइम में
आपको पूरा का पूरा हमने दे दिया है ना। अब आगे हम दूसरे वीडियो में एड्स की बात करेंगे हम, है ना। तो अभी कैंसर कैसा लगा, हाँ जरूर बताएं।